आइए आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे दोस्तों जीरो फिजिक्स चैनल के माध्यम से। और मैं श्री राम सिंह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपका जो क्वेश्चन सेट है वो एनुअल एग्ज़ाम का दिया गया है। एनुअल एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है और इसी को हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सारे क्वेश्चन मैं आपको लाइन बाय लाइन बता दूंगा। पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव आपका 70 नंबर इसमें से आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक होता है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक होता है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल आप सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं समस्त लोग एक बार ज़रूर वीडियो को शेयर कर दे। आपके परीक्षा से बहुत ही ये ज़्यादा रिलेटिव है और संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के बिना देरी किए हुए। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है आपका कि एक पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व का देखिए SI मात्रक, मैं सारा आपको क्वेश्चन बताते चलूँगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक जो होता है वो कूलाम प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व रहता तो कूलाम प्रति मीटर होता, लेकिन पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर रेखीय आवेश घनत्व रहता, अगर रेखीय आवेश घनत्व रहता तब जाकर के इसका आंसर जो है कूलाम प्रति मीटर होता है। क्या हो जाता? रेखीय आवेश घनत्व रहता तो कूलाम प्रति मीटर होता है। एक मिनट आप ध्यान देंगे, रेखीय आवेश घनत्व रहता तो कूलाम प्रति मीटर होता, लेकिन यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके कि क्वेश्चन नंबर 2 है, एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। एप्सिलॉन 0 का जो मान है वो क्या होगा। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू मान सबको मालूम है 8.854 × 10⁻12 होता है फैराड प्रति मीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे, दिया गया है कि आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r², यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 का हो गया, 4 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स में निम्नलिखित में कौन सही है। अगर +Q आवेश दिया जाता है तो फ्लक्स का मान क्या होता है। तो देखिए इसका सही आंसर होता है फ्लक्स फाई बराबर होता है Q/ε0। Q/ में क्या होता है? ε0। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन है थोड़ा सा नीचे है, देखिएगा क्या है। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान पूछा गया है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है? 0 होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आवेशित संधारित्र में
संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के बीच आवेशित संधारित्र में संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आवेश का बीमा होता है। ठीक है, आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो आवेश का बीमीय सूत्र जो होता है, आवेश Q बराबर AT होता है। Q बराबर क्या होता है? AT। बीमा जो हो जाएगा Q बराबर IT, ऐसे तो सूत्र होता है Q बराबर I इंटू T मतलब समय हो जाता है, तो I के लिए A हो जाता है एम्पियर और समय के लिए T हो जाता है, तो AT आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? तो किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र के जो तीव्रता है उसका एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति क्या होता है? कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपेक्षिक परावैद्युतांक का मात्रक क्या होगा? ठीक है, आपेक्षिक परावैद्युतांक, देखिए आपेक्षिक परावैद्युतांक जो होता है एप्सिलॉन आर होता है और एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन 0। इसका भी मात्रक लिखेंगे, इसका भी मात्रक लिखेंगे, दोनों के मात्रक आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, अर्थात हम बोलेंगे इनका कोई मात्रक नहीं होता है, इनमें से इनका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए कि दो समान धारिता C वाले संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य धारिता का मान क्या होगा? ठीक है, उनके समतुल्य धारिता, देखिए समानांतर क्रम जो संयोजन होता है, समानांतर क्रम संयोजन का जो व्यंजक होता है वो सीधा होता है। C बराबर होता है C1 प्लस C2, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके होता है। और यहाँ पे C धारिता दिया गया है, तो C और C को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया? 2C हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि म्यू अपवर्तनांक तथा कैपिटल A प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? ठीक है, तो न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है वो म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। म्यू माइनस 1 इंटू का होता है? ए होता है। म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम जो होता है वो सतत होता है। कैसा होता है? सतत होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। सामान्य समायोजन के लिए जो खगोलीय दूरदर्शक होता है उसके समायोजन की जो क्षमता होती है वो FO बटा में FE होता है, माइनस रहेगा, FO बटा में FE होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच का होता है, पानी का होता है, लोहे का होता है, हीरे का होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है हीरा का होता है। क्या सही हो जाएगा आपका? हीरा का होता है। कौन सा होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। ठीक है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए कौन सा व्यंजक सही होता है? फ्रिंज की चौड़ाई के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैपिटल डी इंटू लैम्डा बटा में स्मॉल डी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो 9.46 गुणे 10 के पावर 15
मीटर होता है। क्या होता है? 15 मीटर होता है। अगर किलोमीटर बोला होता तो यही हो जाता आपका आंसर 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। 12 क्या हो जाता? किलोमीटर हो जाता। लेकिन यहाँ पर 15 मीटर दिया गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र का सही सूत्र है? लेंस मेकर का सही सूत्र कौन है इसमें से? ठीक है, तो लेंस मेकर सूत्र का जो इसमें सही सूत्र जो है वो ऑप्शन नंबर ए को हम मान सकते हैं, 1/r1 - 1/r2 किया गया हुआ है। वास्तव में इसमें सही आंसर जो है वो नहीं दिया है, लेकिन हम ऑप्शन नंबर ए को कर सकते हैं, क्योंकि सही आंसर ये होता है, अब देख लेंगे, 1/f बराबर होता है μ2/μ1 को हम म्यू लिख सकते हैं, म्यू -1 इंटू 1/r2 - 1/r1 होता है। ठीक है, 1/r2 - 1/r1 होता है, लेकिन हम इतना भी लेकर चल सकते हैं कि 1/r1 - r2 हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? 1/r1 - r2 कह सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, वैसे हम 1/r2 - r1 ही लेकर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? तो पानी का अपवर्तनांक क्या होता है ये बताना है। तो देखिए, पानी के अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। क्या होता है? 1.33 होता है। ये 1.5 जो है वो कांच का होता है। ठीक है, तो किसका होता है? कांच का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सभी लोगों से आग्रह ये है कि आप लोग जितने भी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी पे अंकित करते हुए चले कि आपका कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, और उससे अपने टैलेंट को पहचानिए और देखिए कि हमारा कितना अंक सही हो रहा है। ठीक है, ये आपका चैनल है जीरो फिजिक्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अपने दोस्तों को साथ एक बार अवश्य ही इस वीडियो को शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? ठीक है, तो कुशी के समीकरण के बारे में देखिए, कुशी का समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। म्यू बराबर, कुशी का समीकरण एक म्यू बराबर होता है a/म्यू बराबर होता है। अगर हम इसमें कुशी का समीकरण देखें तो म्यू बराबर, ये ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? डी हो सकता है कि कुशी का समीकरण इसको हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को कह सकते हैं। ठीक है, वैसे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुशी को छोड़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I के लिए और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही आंसर होगा? तो देखिए, प्रकाश की जो तीव्रता होता है वो I समानुपाती लैम्डा के पावर 4 होता है। लैम्डा के पावर क्या होता है? 4 होता है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के माध्यम बदलने के लिए नहीं है? कौन प्रकाश के लिए माध्यम बदल देने पर नहीं बदलता है? ठीक है, तो माध्यम बदल देने पर कौन नहीं बदलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति जो होता है वो माध्यम बदलने पर नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा संबंध सही है? ये प्रश्न हर बार परीक्षाओं में एक बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा संबंध सही है। तो इसका सही आंसर होगा, कालांतर बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर। कालांतर बराबर क्या होता है? 2π/λ इंटू पथांतर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर,
निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है? तो विनाशी व्यतिकरण के लिए इसमें कालांतर का जो मान होता है वो पाई का विषम गुणज होता है। अगर समपोषी व्यतिकरण रहता तो पाई का सम गुणज कहते, लेकिन विनाशी व्यतिकरण के लिए पाई का विषम गुणज होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया 25 नंबर कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए उपयुक्त नहीं है? मुख्य कारण है पूछा गया है। निम्नलिखित में प्रकाश के रंग का मुख्य कारण कौन है इसमें से? तो प्रकाश के रंग का जो मुख्य कारण होता है वो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से तरंगदैर्ध्य होगा। अगर आवृत्ति रहता तो सबसे पहले हम आवृत्ति को लगाते, लेकिन इसमें तरंगदैर्ध्य दिया गया है तो तरंगदैर्ध्य होगा। आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य दोनों जो होते हैं वो प्रकाश के रंग के मुख्य कारण होता है, लेकिन जब आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य रहेगा तो आवृत्ति को हम लिखेंगे, और जब आवृत्ति नहीं रहे तो उस स्थिति में हम तरंगदैर्ध्य का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं आवृत्ति दे देता है और कहीं कहीं तरंगदैर्ध्य दे देता है। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? अल्फा कण है, बीटा कण है, फोटॉन या प्रोटॉन? तो देखिए इसमें फोटॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 27 के बाद 28 नंबर। निम्नलिखित में कौन फोटॉन की ऊर्जाओं के लिए सही है? देखिए फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर होता है एच न्यू। E बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है, और एच न्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है? C बाई लैम्डा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, HC बाई लैम्डा। क्या हो जाएगा? HC बाई लैम्डा हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहा है कि बताइए इसमें से तरंग संख्या बराबर है, इसमें कौन तरंग संख्या है? तो दोस्तों 1 बाई लैम्डा जो होता है, 1 बाई लैम्डा को तरंग संख्या कहा जाता है। 1 बाई लैम्डा को क्या कहा जाता है? तरंग संख्या कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? कौन सा संबंध जो है नाभिक की त्रिज्या यानी सूत्र निकालने के लिए सही होता है? तो देखिए नाभिक की त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो प्रारंभिक नाभिक के पहले नाभिक की जो त्रिज्या होती है उसके स्क्वायर के मान के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे तो इसके लिए हम समीकरण देंगे, ऑप्शन नंबर 3 को देंगे। क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी R इक्वल टू R0 इंटू ए के स्क्वायर, R0 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? इसमें पूछा गया है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान या एटॉमिक मास यूनिट का मान कितना होता है? तो देखिए एटॉमिक मास यूनिट का मान होता है 1.66 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। तो इसमें एक्यूरेट वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो एक्यूरेट वैल्यू दिया गया है तो हम ये कहेंगे कि इसका सही आंसर जो है 1.6605 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है? औसत आयु का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों औसत आयु बराबर होता है 1 में लैम्डा। लैम्डा जहाँ 6 नियतांक के रूप में रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 1 बाई लैम्डा। क्या हो जाएगा? 1 बाई लैम्डा हो जाएगा। ठीक ना, चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन बोला है 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो 238 में से 92 घटा देना है। ठीक है, ये हो गया आपका 6 और इसको घटा लीजिएगा, आपका हो जाएगा 146। कितना हो गया? 146। ये बन गया आपका 146। ठीक है,
तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, निम्नलिखित में कौन सही है। 4 का दशमिक संख्या दिया है, उसको द्विआधारी में रूपांतरित करना है। 4 को द्विआधारी में रूपांतरित करना है दोस्तों। 4 को द्विआधारी में मैं रूपांतरित करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2 से भाग देंगे, 2 दूनी के 4, शेष कितना बचा 0, तो यहाँ लिख दो 0। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, शेष कितना बचा 0। 1 0 0 1 0 0 ऑप्शन नंबर ए में है और यही सही होगा आपका 1 0 0। नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं 1 0 0 द्विआधारी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि 1 और 1 का योग कितना होता है। 1 प्लस 1 बराबर होता है 1 0। क्या होता है 1 0 होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 0। 1 0 कितना हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 35 क्वेश्चन हो गए। तो आगे हम लोग और 5 क्वेश्चन कर लेते हैं आज के टॉपिक में, और कल मैं आपको 30 क्वेश्चन करा दूंगा, जिसमें आपके 70 कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ दिया गया है कि और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक मैंने आपको बताया है कि और गेट का बूलियन व्यंजक जो होता है y = a और b होता है। a और b होता है, ये और गेट का हो जाता है। एंड गेट का जो होता है y = a एंड को डॉट बोलते हैं, a एंड b होता है। ठीक है, एक ही डॉट का चिन्ह रहेगा यहाँ पे, तो a एंड b होता है। जब नॉट गेट की बात आ जाती है तो a नॉट होता है। तो देखो ये और गेट का हो गया, ये एंड गेट का हो गया, ये नॉट गेट का हो गया। लेकिन ऑप्शन से खोजना है आपको। यहाँ a b c दिया है, तो यहाँ बोलेंगे हम ऑप्शन नंबर सी सही होगा। a और b = c, a और b = c, और गेट का बूलियन व्यंजक हो गया ये आपका। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है जूल प्रति टेस्ला। जूल प्रति टेस्ला जो है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक है, जूल प्रति टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता का मान क्या होगा। म्यू बराबर होता है B/H, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। म्यू बराबर B/H होता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में नमन कोण डेल्टा के लिए कौन सही होगा। तो देखिए tan डेल्टा बराबर होता है BV/BH। tan डेल्टा बराबर क्या होता है BV/BH होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन है 0, 90, 45, 180। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जबकि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जबकि भूमध्य सागरीय रेखा पर 0 डिग्री होता है। भूमध्य सागरीय रेखा पर कितना होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही जानते हैं, और शेष बचे हुए 30 क्वेश्चन कल के वीडियो में हम कर लेंगे। और ये आपका खूबसूरत सा चैनल जीरो फिजिक्स है। आप लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे के पास अवश्य ही एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे जीरो फिजिक्स।